हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम हीलियम नियॉन लेज़र के नोट्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, इसका कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने समझ लिया था और वर्किंग प्रिंसिपल भी इसका हम लोगों ने समझ लिया था। तो आप लोगों को इसको लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मैं आपको आज नोट्स प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ वो हैंड रिटन रहती है, मैं खुद ही उसे बनाता हूँ। तो वो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको समझा दूंगा कैसे, उसमें कौन सा टर्म कैसे आया है, तो उसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लिया करिए। चेक भी करूंगा जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ यहाँ पे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि हीलियम नियॉन लेज़र एक गैस लेज़र होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि हीलियम नियॉन लेज़र एक गैस लेज़र होती है और रूबी लेज़र कैसी होती थी, वो एक सॉलिड स्टेट लेज़र होती थी। और हीलियम नियॉन लेज़र एक गैस लेज़र है जिसमें हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर भरा होता है जिसे एक्टिव मीडियम के रूप में प्रयोग किया जाता है। हीलियम नियॉन लेज़र जो होती है उसमें हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर डिस्चार्ज ट्यूब में भरा होता है जिसे एक्टिव मीडियम की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। एक्टिव मीडियम क्या होता है? किसी भी लेज़र में जो एक्टिव मीडियम होता है वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि पंपिंग के द्वारा हम एक्टिव मीडियम में ही जो एटम्स होते हैं उन्हें एक्साइट करते हैं और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो एक्टिव मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हीलियम नियॉन लेज़र में जो हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर होता है वही एक्टिव मीडियम का काम करता है। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हीलियम गैस जो होती है उसकी मात्रा नियॉन से ज़्यादा होती है। ये लगभग 10:1 रेशियो 10:1 के रेशियो में होते हैं, यानी कि 10 भाग हीलियम होता है तो एक भाग नियॉन होती है। तो हीलियम नियॉन लेज़र एक गैस लेज़र है जिसमें हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर भरा होता है जिसे एक्टिव मीडियम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज सन 1961 में अली जावन और उनके सहायकों ने की थी। तो इसको जो डिस्कवर किया गया या बनाया गया, तो इसे 1961 में अली जावन और उनके सहायकों ने बनाया था। कहाँ पे? बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्री में। इसे बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्री में बनाया गया था अली जावन और उनके साथियों के द्वारा। हीलियम नियॉन लेज़र का प्रयोग मुख्य रूप से प्रयोगशालाओं में किया जाता है। जो हीलियम नियॉन लेज़र होती है उसे मेनली हम लेबॉर्ट्री वर्क के लिए यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल वर्क के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का यूज़ करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल वर्क की हम बात करें तो वहाँ पे जो गैस लेज़र यूज़ की जाती है वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होती है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि इसमें आउटपुट कंटिन्यूअस फॉर्म में प्राप्त होता है। तो जितनी भी गैस लेज़र्स होती हैं उनका एडवांटेज यही है कि उनमें जो आउटपुट मिलता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है। और एक चीज़ और कि इसमें हमें किसी कूलिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि जैसे जब हम रूबी लेज़र पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हीटिंग होती थी, हीट हो जाती थी डिवाइस, तो उसके लिए हमें कूलिंग अरेंजमेंट बनाना पड़ता था। एक हम लोग उसको चैम्बर में कवर करके कोल्ड वाटर का फ्लो कराते थे। लेकिन अगर हम हीलियम नियॉन लेज़र की बात करें या गैस लेज़र की बात करें तो वहाँ पे किसी भी कूलिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और इसका जो आउटपुट होता है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। और जो रूबी लेज़र होती थी उसका आउटपुट कैसा होता था? वो पल्स फॉर्म का होता था। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मिल रहा है। तो सबसे और एक और इम्पॉर्टेंट बात है हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में कि हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो पहली गैस लेज़र थी जिसको 1961 में बनाया गया था। तो ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम दिख रहा है। ये हीलियम नियॉन लेज़र के कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है। इसे आपको समझाया जा चुका है पिछले लेक्चर में। अब इस पर रिटन नोट्स कैसे बनेगी, आइए इसकी रिटन नोट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी रिटन नोट्स हैं, ये इसकी रिटन नोट्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। कोई भी लेज़र होती है तो उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला उसमें पंपिंग कैसे की जाएगी, दूसरा उसमें एक्टिव मीडियम क्या है, और तीसरा उसमें रेजोनेटिंग कैविटी कैसे बन रही है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी लेज़र के, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें ही हमें समझना है। तो हीलियम नियॉन लेज़र में भी 3 प्रमुख भाग होते हैं, जो एक है पंपिंग सोर्स, दूसरा है एक्टिव मीडियम और तीसरा है रेजोनेटिंग कैविटी। अब ये क्या होते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनके बारे में लिखेंगे कैसे। पंपिंग सोर्स की बात करें तो आप लोग जानते हैं हीलियम नियॉन लेज़र में हम लोग इलेक्ट्रिक पंपिंग का यूज़ करते हैं। तो लिखना क्या है इसमें देखिए, लेज़र बीम उत्पन्न कराने के लिए
पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमें लेज़र बीम चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न कराते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है कि हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो एटम्स हैं उनकी संख्या लोअर स्टेट के इलेक्ट्रॉन या एटम्स से अधिक हो जाए तो उसे ही हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो किसी भी लेज़र में अगर हमें लेज़र एक्शन परफॉर्म कराना है या लेजिंग एक्शन परफॉर्म कराना है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए। इन लेक्चर्स में आपका रिवीजन भी होता चल रहा है, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है या ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, ये जितने भी टर्म्स थे इन सबका रिवीजन भी होता जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए चीज़ों को। तो लेज़र बीम उत्पन्न कराने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए पंपिंग की आवश्यकता होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे उत्पन्न होती है, पंपिंग से उत्पन्न होती है। हीलियम नियॉन लेज़र में इलेक्ट्रिक पंपिंग का प्रयोग किया जाता है। जो हीलियम नियॉन लेज़र होती है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हीलियम नियॉन लेज़र है ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच में हम हाई डीसी सप्लाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे यहाँ पे पंपिंग स्टार्ट होती है और पंपिंग की वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। तो देखिए यहाँ पे हीलियम नियॉन लेज़र में इलेक्ट्रिक पंपिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोडों के मध्य हाई डीसी सप्लाई द्वारा पंपिंग की जाती है। यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम, हाई डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं पंपिंग के लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम के बारे में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पंपिंग द्वारा एक्टिव मीडियम में एटम्स को ऊर्जित कर एक्साइटेड स्टेट में भेजा जाता है। देखिए पंपिंग क्या करती है, पंपिंग जो एक्टिव मीडियम में एटम्स हैं उनको ऊर्जित करती है, जिससे वो ऊर्जित हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक। हीलियम नियॉन लेज़र में डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम नियॉन का मिक्सचर 10:1 के अनुपात में भरा होता है। तो हीलियम नियॉन जो लेज़र होती है उसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ये हमारी ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हीलियम और नियॉन लेज़र गैस का मिक्सचर भरा हुआ है। और किस रेशियो में भरा हुआ है, 10:1, 10:1 के रेशियो में ये भरा हुआ है। तो यहाँ पे जब पंपिंग की जाती है, इस एक्टिव मीडियम में जब पंपिंग की जाती है तो पंपिंग की वजह से जो हीलियम है उसके एटम ऊर्जित होकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर वो इसमें जब गति करते हैं, इसमें जब मूव करते हैं तो वो नियॉन के एटम्स के साथ टकराते हैं, जिससे वो अपनी ऊर्जा नियॉन के एटम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरह हीलियम जो है अपनी ऊर्जा नियॉन के एटम्स को ट्रांसफ़र करके ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। और नियॉन जो होता है वो हीलियम से ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको समझाया गया है, तो इसको एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा। उसके बाद हीलियम नियॉन का मिक्सचर 10:1 के अनुपात में भरा होता है, जो एक्टिव मीडियम का कार्य करता है, जो एक्टिव मीडियम का कार्य करता है। ये आपका एक्टिव मीडियम हो गया। उसके बाद जो लास्ट है वो है रेजोनेटिंग कैविटी। तो रेजोनेटिंग कैविटी क्या होती है, आइए देखते हैं। लेज़र के प्रोडक्शन की क्रिया पूर्ण होने के लिए जो एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है उसे रेजोनेटिंग कैविटी कहते हैं। यानी कि लेजिंग एक्शन हमारा पूरा हो जाए उसके लिए जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है या भाग है लेज़र का, वो क्या होता है, रेजोनेटिंग कैविटी होती है। अब हीलियम नियॉन लेज़र में रेजोनेटिंग कैविटी कैसे मिलती है, इसमें देखिए ये मिरर यूज़ हुए हैं, यहाँ पे ये जो 2 मिरर यूज़ हुए हैं इनमें ये फुली रिफ्लेक्टिव मिरर है और ये पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर है। तो इन्हीं के बीच में रेजोनेटिंग कैविटी बनती है और ये जो पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर है यहाँ से हमें लेज़र बीम मिलती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। लेज़र के प्रोडक्शन की क्रिया यहाँ से देखते हैं। लेज़र की प्रोडक्शन की क्रिया पूर्ण होने में जो एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है उसे रेजोनेटिंग कैविटी कहते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र में 2 मिरर्स का प्रयोग होता है जो रेजोनेटिंग कैविटी बनाते हैं। इसमें एक मिरर पूर्ण परावर्तक होता है तथा दूसरा आंशिक परावर्तक होता है। जो आंशिक परावर्तक मिरर होता है उसी से लेज़र बीम प्राप्त होती है। यानी यहाँ पे जो आंशिक परावर्तक मिरर है उसी से हमें लेज़र बीम मिलेगी। तो ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो एक बार कंस्ट्रक्शन को मैं फिर से एक साथ बोल देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से नोट बना सकें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र में 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला पंपिंग सोर्स, दूसरा एक्टिव मीडियम, तीसरा रेजोनेटिंग कैविटी। जो पहला पार्ट है यानी कि जो पंपिंग सोर्स है, लेज़र बीम उत्पन्न कराने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए पंपिंग की आवश्यकता होती है। हीलियम नियॉन लेज़र में इलेक्ट्रिक पंपिंग का प्रयोग किया जाता है। इससे इलेक्ट्रोडों के मध्य हाई डीसी सप्लाई द्वारा पंपिंग की जाती है, ये आपको लिखना है। उसके बाद पंपिंग द्वारा एक्टिव मीडियम में एटम्स को ऊर्जित कर एक्साइटेड स्टेट में भेजा जाता है। हीलियम नियॉन लेज़र में डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर 10:1 के अनुपात में भरा होता है जो एक्टिव मीडियम का कार्य करता है।
फिर लेज़र के प्रोडक्शन की क्रिया पूर्ण होने में जो एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है उसे रेजोनेटिंग कैविटी कहते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र में 2 मिरर्स का प्रयोग होता है जो रेजोनेटिंग कैविटी बनाते हैं। इनमें एक मिरर पूर्ण परावर्तक होता है तथा दूसरा आंशिक परावर्तक होता है। जो आंशिक परावर्तक मिरर होता है उसी से लेज़र बीम प्राप्त होती है। तो ये आपका पूरा पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन का और ये आपका पूरा पार्ट हो गया कंस्ट्रक्शन का। जब आप इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम आपको बनाना है जो कि हीलियम नियॉन लेज़र के कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे हम हीलियम नियॉन लेज़र की वर्किंग की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी वर्किंग को कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसकी वर्किंग एक्सप्लेन की गई होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से मैं बता सकूँ, सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता सकूँ। अगर आपको समझ में आ जाता है या अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए क्वेश्चन पूछ लीजिएगा मुझसे। और अगर कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत है, कुछ नहीं, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो उसको आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए। तो आइए वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र देखते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र की वर्किंग आप समझ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको जैसे मैंने वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन की थी पिछले लेक्चर में, वैसे ही मैंने लिखी है और मैं एक बार इसको पढ़ के आप इसको अपने फेयर कॉपी में लिखते जाइएगा, साथ साथ में इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो हीलियम नियॉन लेज़र में जब हाई डीसी पावर सप्लाई को पंप किया जाता है तब हीलियम के एटम ऊर्जित हो जाते हैं। यानी कि जब पंपिंग द्वारा जो एक्टिव मीडियम है हमारा, पंपिंग द्वारा ये जो हमारा एक्टिव मीडियम है, जब इसमें पंपिंग की जाती है तो यहाँ पे हीलियम और नियॉन का मिक्सचर भरा हुआ है। क्योंकि हीलियम की मात्रा ज़्यादा है इसलिए हीलियम के एटम जो होते हैं वो ऊर्जित हो जाते हैं। वो ऊर्जित होकर कहाँ चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तब हीलियम के एटम ऊर्जित हो जाते हैं तथा वे एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। हीलियम के एटम डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन के एटम से टकराकर अपनी कुछ ऊर्जा नियॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जब ये हीलियम के एटम्स ऊर्जित हो जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो जब यहाँ पे वो मूव करेंगे तो क्योंकि वो ऊर्जित है पहले से, तो जब वो नियॉन से टकराएंगे, उनमें वो कोलाइड करेंगे, उनमें कोलिजन होगा, तो उससे हीलियम जो है वो अपनी ऊर्जा नियॉन को ट्रांसफर करेगा। और जब हीलियम अपनी ऊर्जा नियॉन को ट्रांसफर करेगा तो हीलियम तो अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करके फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लेकिन नियॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हीलियम के एटम डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन के एटम से टकराकर अपनी कुछ ऊर्जा नियॉन को ट्रांसफर कर देते हैं तथा इस प्रकार हीलियम के परमाणु या इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं तथा हीलियम द्वारा ऊर्जा ट्रांसफर से ऊर्जित हुए नियॉन के इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न होता है, जहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न होता है, जब ये नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में जाते हैं तो फिर वहीं पे पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो प्रक्रिया है वो या उत्पन्न होती है, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हीलियम को मुख्यतः पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीलियम जो है वो नियॉन को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करके ग्राउंड स्टेट पे चला आ रहा है और नियॉन उसी ऊर्जा से अपने मेटास्टेबल स्टेट में जाता है जिससे पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो रही है। तो यानी यहाँ पे हीलियम का मेन काम क्या है? हीलियम का मेन काम है कि वो नियॉन को एक्साइटेड करके उसके मेटास्टेबल स्टेट में भेजे, जिस वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन मेनली किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है? हीलियम की वजह से उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो इस प्रकार हीलियम को मुख्यतः पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम वर्किंग देखेंगे। एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में स्थित नियॉन के इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में स्थित नियॉन के इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस तथा स्टिमुलेटेड इमिशन द्वारा फोटोन उत्पन्न कराते हैं। अतः वह लाइट बीम जो स्टिमुलेटेड इमिशन द्वारा उत्पन्न होती है लेज़र बीम कहलाती है। अब देखिए जब पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न हो जाएगा तो उस वजह से जो एनर्जी स्टेट्स हैं, देखिए यहाँ पे ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है ये नियॉन का, तो यहाँ से नियॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आएंगे? वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में आएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट्स में आएंगे जिससे फोटोन उत्पन्न होंगे। तो मान लेते हैं एक लोअर एनर्जी स्टेट ये है और दूसरा लोअर एनर्जी स्टेट ये है। तो देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस एनर्जी स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हायर एनर्जी स्टेट से। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें जो फोटोन एमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड रेंज में है, जो कि लेजिंग एक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह देखिए इस एनर्जी स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं
यहाँ पे आ रहे हैं लोअर एनर्जी स्टेट में, उनका भी जो उसमें से फोटॉन उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो कैसी है, वो इंफ्रारेड रेंज में है, इसलिए उसको भी हम लेजिंग एक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो लेजिंग एक्शन के लिए हम यूज़ किसे करेंगे, बस यहाँ पे जो स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं और उससे जो फोटॉन एमिट हो रहे हैं, उनकी वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम है, तो इसी पोर्शन को बस हम लेजिंग एक्शन के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद इस एनर्जी लेवल से स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो भी रेडिएशन होगा उसे हम लेजिंग एक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो भी रेडिएशन होगा, जो भी फोटॉन एमिट होंगे, उन्हें हम लेजिंग एक्शन में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो लेजिंग एक्शन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। उसके बाद इस स्टेट से, इस एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी दीवारों से टकरा के वे अपनी ऊर्जा को व्यय कर देंगे और फिर ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। यहाँ पे जब इस एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब वहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं होगा। ये पूरा प्रोसेस होता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, उसी को यहाँ पे रिटन में आपको बता रहा हूँ, आपको नोट्स में कैसे लिखना है। एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में स्थित नियॉन के इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस तथा स्टिमुलेटेड एमिशन द्वारा फोटॉन उत्पन्न करते हैं, अतः वह लाइट बीम जो स्टिमुलेटेड एमिशन द्वारा उत्पन्न होती है लेजर बीम कहलाती है। देखिए यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड दोनों तरह के एमिशन हो रहे हैं, लेकिन वो लाइट बीम जो स्टिमुलेटेड एमिशन द्वारा उत्पन्न होती है उसे ही लेजर बीम कहते हैं और वही लेजिंग एक्शन के लिए यूज की जाती है, तथा शेष को लेजर बीम की तरह प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो भी स्टिमुलेटेड एमिशन के अलावा और जितने भी प्रोसेस से लाइट बीम उत्पन्न होती है उसे हम लेजिंग एक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन अंततः डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराकर अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं तथा ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। ये इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है। इसको मैं एक बार जल्दी से आपको एक साथ बता देता हूँ। हीलियम नियॉन लेजर में जब हाई डीसी पावर सप्लाई को पंप किया जाता है, तब हीलियम के एटम ऊर्जित हो जाते हैं तथा वे एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। हीलियम के एटम डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन के एटम से टकराकर अपनी कुछ ऊर्जा नियॉन को ट्रांसफर कर देते हैं तथा इस प्रकार हीलियम के परमाणु या इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं, तथा हीलियम द्वारा ऊर्जा ट्रांसफर में ऊर्जित हुए नियॉन के इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ पर नियॉन के इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न होता है। इस प्रकार हीलियम को मुख्यतः पॉपुलेशन इन्वर्जन उत्पन्न कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में स्थित नियॉन के इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस तथा स्टिमुलेटेड एमिशन द्वारा फोटॉन उत्पन्न करते हैं, अतः वह लाइट बीम जो स्टिमुलेटेड एमिशन द्वारा उत्पन्न होती है लेजर बीम होती है, तथा शेष को लेजर बीम की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तथा इलेक्ट्रॉन अंततः डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराकर अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं तथा ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। तो ये आपका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है लेजर बीम का हीलियम नियॉन लेजर में। इसके अलावा जो आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम और आपके लिए बनाया है जो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। तो आप ये वर्किंग प्रिंसिपल लिखने के बाद आप ये वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे और फिर आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पे एक डायग्राम ये भी है और ये भी है, लेकिन ये डायग्राम ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, तो आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। दोनों डायग्राम आप कोई बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा नीट एंड क्लीन है तो आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जब आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो आप यहाँ पे ये डायग्राम बनाएंगे और पूरा उसका इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। पूरा आप उसका इंट्रोडक्शन हीलियम नियॉन लेज़र का और कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स लिखेंगे। उसके बाद जब आप उसकी वर्किंग लिखेंगे, तो आप पूरी वर्किंग जैसे मैंने यहाँ पे बताई है वैसे आप पूरी वर्किंग लिखेंगे और उसके बाद डायग्राम बना देंगे। उसके बाद आप ये डायग्राम बना देंगे। ठीक, ये एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं जिनकी हेल्प से हम हीलियम नियॉन लेज़र को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इनकी मदद से हीलियम नियॉन लेज़र को एक्सप्लेन करना थोड़ा सही भी रहता है और इजी भी होता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे जो भी स्टेट दिखाया गया है F1, F3, F2 या यहाँ पे E6, E5, E4, E3, E2, E1, उन सबों को आप एज इट इज़ दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे जितनी भी वेवलेंथ दिखाई गई है 3.39 माइक्रोमीटर या 6328 एंगस्ट्रॉम या जो भी जैसे भी दिखाई गई है, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आप लोग बना के आइएगा एग्जाम में। ठीक, ये डायग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था जब मैं वर्किंग पढ़ा रहा था, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो जो भी नोट्स मैंने
आपको भी प्रोवाइड कराई हैं और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो उसको प्लीज़ आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। और हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज ये हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र दोनों आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो इनको आप लोग रिवाइज करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक लेज़र ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके या मैसेज करके। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।